हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे फिर से लॉज ऑफ मोशन का एक और लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। तो यहाँ हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैसे फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, कैसे फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम साथ साथ ये भी पढ़ेंगे लॉन रोलर के बारे में। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपना। तो टॉपिक है अपना फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। ठीक है, अब ये लाइन जो है यहाँ पे नेसेसरी भी लिखा हुआ और इविल भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक भी है। यानी जितने इसके एडवांटेजेस होते हैं उतने ही ज्यादा इसके डिसएडवांटेजेस है। तो पहले हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस, क्यों फ्रिक्शन जरूरी है। ठीक है, तो एडवांटेजेस, तो पहला एडवांटेज तो ये रहा जो मैं लिख रहा हूँ, बिना फ्रिक्शन के हम किसी भी मतलब चौक हो गया, पेन पेंसिल, किसी भी चीज से लिख नहीं सकते। पहला है, ठीक है, बिना फ्रिक्शन के हम इवन चल तक नहीं सकते। हम चल इसलिए पा रहे हैं रोडों पे, सड़क पर, क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो पैर जो है हमारे वो स्लिप आउट हो जाएंगे, और स्लिप होने की वजह से हम क्या करेंगे, गिर जाएंगे। तो प्रॉपरली अगर चलना है तो उसके लिए भी अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए। अब आता है बिना फ्रिक्शन के हम किसी भी बॉडी को आपस में चिपका नहीं सकते। अगर मुझे दो बॉडी को चिपकानी है, हमें कोई भी दो बॉडी को, तो वहां क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन। तो किसी भी दो बॉडी को हम बिना फ्रिक्शन के चिपका नहीं सकते। बिना फ्रिक्शन के हम एक ग्लास को भी होल्ड नहीं कर सकते, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर पाएंगे। होल्ड करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्लिप हो जाएगा, वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं मैं आपको एक सिलेंड्रिकल रॉड दे देता हूँ, ठीक है, मेटल की बिल्कुल स्मूथ सरफेस, और उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे ऑयलिंग कर देता हूँ बहुत अच्छी, और आपके हाथों में भी ऑयल लगा देता हूँ। क्या उसको आप पकड़ पाएंगे? और सिलेंड्रिकल रोड में भी ठीक ठाक मास है, तो क्या करेंगे, जैसे हम पकड़ेंगे फ्रिक्शन होने की वजह से वो नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगी। तो फ्रिक्शन मींस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए भी क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए। ब्रेक्स जो लगते हैं व्हीकल्स के, वो भी कैसे वर्क करते हैं, फ्रिक्शन पे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा साइकिल भी है तो यहाँ पे ब्रेक शू ऐसे लगते हैं। अब वो ब्रेक शू क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। अगर यहाँ फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो ये इसको कभी भी ग्रिप नहीं कर पाएगा। जैसे कि कई बार बारिश में हो जाता है, ब्रेक जो है वो सही से वर्क नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे बीच में जो पानी आ जाता है बारिश का, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इसलिए ब्रेक्स वहां पे काम सही से नहीं करते हैं। ठीक है, नट्स एंड बोल्ट्स, नट्स एंड बोल्ट्स देखे आपने, ठीक है, नट बोल्ट्स अपने देखे, कुछ इस टाइप का होता है वो, यहाँ पे एक बोल्ट। तो नट बोल्ट को अगर टाइट करना है तो वो भी तभी टाइट हो पाएगा तब उसमें फ्रिक्शन होगा। अगर उसके अंदर फ्रिक्शन खत्म कर देंगे तो वहां पे वो एक दूसरे को टाइट भी नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया हमारे फ्रिक्शन के एडवांटेज। अब यहाँ पे इतने सारे एडवांटेज पड़े, उतने ज्यादा फ्रिक्शन के नुकसान भी है। जैसे ये, अगर चल रहे हैं हम, इस चलने की वजह से हमारे शू, स्लीपर्स, फुटवियर्स क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, और घिसने की वजह से फिर वो धीरे धीरे करके टूट जाते हैं। तो वैसे ही अपने पास अब नेक्स्ट है बना फ्रिक्शन एविल कैसे है, या इसके डिसएडवांटेजेस। तो पहले जैसे मैंने बताया कि चलने की वजह से चीजें घिस जाती है ना, और फिर धीरे धीरे वो टूट जाती है। तो वियर एंड टियर, मशीनरी का भी जो वियर एंड टियर, जो भी मूवेबल मशीनरी है, जो भी मशीन है अपनी, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में, जहाँ पे पार्ट्स कांटेक्ट में आ रहे हैं और मूव हो रहा है, मोशन हो रहा है, वहां पे फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से वो धीरे धीरे पार्ट्स घिसते हैं, और घिसने की वजह से एक सिचुएशन ऐसी आती है कि एक स्टेज के बाद वो वहां पे टूट जाता है। तो वियर एंड टियर जो हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रही है, कई बार क्या होता है कि पार्ट अब एक दूसरे के साथ मूव हो रहे हैं तो कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब कांटेक्ट में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर उस वहां पे फ्रिक्शन को कम करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। अब वो एनर्जी क्या हो रही है, वो वेस्ट हो रही है। अब वेस्ट हो रही है तो क्या हो रही है, या ये कह सकते हैं कि जब फ्रिक्शन हो रहा है तो फ्रिक्शन का एक सबसे अच्छा इफेक्ट होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। अब वो हीट कहाँ से आ रही है, कंजर्वेशन लॉ तो ये कहता है कि एनर्जी कहीं से आती नहीं है, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, ना तो हम इसको बना सकते ना ही खत्म। इट मींस हमारा जो वहाँ पे वर्क हो रहा है, वही जो भी वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और वो जब हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो हीट कहाँ जाएगी, वो एनवायरनमेंट में जाके लॉस हो जाएगी। और लॉस हो जाएगी तो इट मींस जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी मींस मान लेते हैं हम दे रहे हैं 100 जूल वर्क, है ना, आउटपुट दे रहे हैं 100 जूल का। अब उस आउटपुट 100 जूल में से अगर 10 जूल भी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होके एनवायरनमेंट में लॉस होगी, हमें वर्क इनपुट हमने दिया 100 जूल, ठीक है, 100 जूल इनपुट देने की वजह से 10 जूल मान लेते हैं हम, क्या करें, यहाँ पे ऐसे समझते हैं ये एक मशीन है, ठीक है, ये क्या है, मशीन। इसको हमने दिया यहाँ पे 100 जूल वर्क, ठीक है, इसमें से 10 जूल क्या है,
10 जूल जो वो हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में चलेगी। तो यहाँ पे कितना आउटपुट मिला हमें, सिर्फ 90 जूल। अब 90 जूल यहाँ पे दे हम 100 रहे हैं, है ना, इनपुट कर रहे हैं 100, आउटपुट मिल रहा है 90। तो क्या हो, क्या है 100% एफिशिएंट है, क्या ये प्रॉपर वर्क दे रहा है? नहीं, इसमें 10 जूल लॉस होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी कम हो गई। अब ये 10 जूल भी हो सकता है, 20 जूल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वहाँ पे मोशन कैसा है, ठीक है। अब होता क्या है एक और, अब इस हीट की वजह से अगर जैसे जैसे हीट बढ़ती है, धीरे धीरे जैसे हीट बढ़ती रहेगी, ठीक है, कंटिन्यूअस वर्क कर रही है मशीन, धीरे धीरे हीट बढ़ेगी। हीट की वजह से मशीनरी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं मशीनरी पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो गए फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस, ठीक है। हमने पहले बड़े एडवांटेजेस और अब दिए थे डिसएडवांटेजेस, ठीक है। चलो अब हम करेंगे कि फ्रिक्शन को हम कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं, उसके मेथड्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है अपना बाय पॉलिशिंग। क्या करेंगे, जो सरफेस होता है जैसे सड़क है, अब सड़क पे क्या होता है, वो रफ होती है थोड़ी सी, है ना, काफी रफ होती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर व्हीकल्स ग्रिप बना पाते हैं, हम लोग चल पाते हैं, स्लिप नहीं होते और इजीली उस पे स्मूथनेस चलती रहती है। लेकिन अगर उसी सड़क की जगह हम उसको स्मूथ सरफेस बना दे, पॉलिश कर दे, जैसे कि टाइल होती है हमारी, ये पॉलिश्ड होती है, या हमारे जो यहाँ पे जो भी हम स्टोन्स लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, ठीक है, वो स्मूथ होते हैं। अगर उस पे ऐसे स्मूथ पे अगर व्हीकल चलाना पड़े तो क्या होगा, व्हीकल स्लिप हो जाएगा। तो पहला मेथड क्या है कि हम पॉलिश करके सरफेस कंडीशन को स्मूथ कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। दूसरा बाय लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन होता है ऑयल, ठीक है, ये इस टाइप के ऑयल्स आपने देखे होंगे, गाड़ी में लोग डलवाते हैं, मूविंग पार्ट्स में डलवाते हैं, घर में सिलाई मशीन है तो उसके लिए भी एक ऑयल आता है, ठीक है, हर चीज के लिए एक ऑयल आता है। वो ऑयल आप टच करके देखना, वो स्लिपरी ऑयल होता है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि किसी टाइप का ऑयल या ऐसा सब्सटेंस देना जो उस फ्रिक्शन को कम करेगा, ठीक है। लुब्रिकेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप फर्श में चल रहे हैं और वहां पे अगर थोड़ा सा घर में सरसों का तेल है, मान लीजिए सरसों का तेल ही गिर गया, अगर उस पर अगर चलना पड़े तो क्या होगा, गिर जाएंगे स्लिप होके। तो वहां पे स्लिप होके गिर क्यों रहे, क्योंकि उसने क्या करा, उस सरफेस पे लुब्रिकेशन हो गया, है ना, और लुब्रिकेशन होने की वजह से वहां पे फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया, इसीलिए हमारे जो फुटवियर है वहां पे वो ग्रिप नहीं बना पा रहे और हम स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सेकंड है बाय स्ट्रीमलाइनिंग। अब स्ट्रीमलाइनिंग क्या होता है कि हमें जहां एयर या वाटर लिक्विड, वहां पे जो इसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को अगर रिड्यूस करना है तो हमें शेप बनानी पड़ती है स्ट्रीमलाइन। अब स्ट्रीमलाइन शेप होती है ऐसे, जो आगे से होती है नोकीली और पीछे से होती है ब्रॉड, कुछ इस टाइप की शेप, इसे कहते हैं हम स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे कि प्लेन की होती है, बर्ड्स, है ना, बोट हम स्ट्रीमलाइनिंग रखते हैं, बोट की शेप कैसे होती है, वो भी ऐसे होती है ना, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू ऐसे होता है, ठीक है, इस टाइप से बोट होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से जो एयर की वजह से फ्रिक्शन आता है या वाटर की वजह से फ्रिक्शन आता है, इसको रिड्यूस करता है, कट करता है, तो रिड्यूस करने में हमारा हेल्प करता है। फोर्थ है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग ये होते हैं हमारे बॉल बियरिंग्स, क्लियर। तो बॉल बियरिंग से क्या होता है, जहां भी हमारा रोटेशनल या रिवॉल्विंग वाला सिचुएशन आ रहा है, मूवी वाले सिचुएशन है हमारे पास है, हमें ऐसा काम करना है कि वहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहेगा, तो वहां हम यूज कर सकते हैं बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग आपने देखा होगा स्पिनर में, ठीक है, स्पिनर यूज किया होगा, स्पिनर घुमाते हैं हाथ पे, तो उसके अंदर छोटे छोटे ऐसी बॉल बियरिंग्स लगी होती है। इस बॉल बियरिंग्स में ये दो मैकेनिज्म होते हैं, एक ये आउटर सिलेंडर, ये इनर, और इनके बीच में होते हैं बॉल्स। तो या तो इसको हम स्टेशनरी कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं, या फिर इस वाले पार्ट को स्टेशनरी कर देंगे, अंदर वाला रोटेट करेंगे, किसी एक को स्टेशनरी करते हैं, दूसरे की हेल्प से हम उसको रोटेट कराते हैं। तो इसकी वजह से भी हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट है अपने बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल दैट इज लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मटेरियल, या फिर हमें एक ऐसा मटेरियल चूज करना है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा हो, बहुत कम हो, बहुत लो हो, जैसे कि टायर। अब हमारे जो टायर्स होते हैं उनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो बहुत लो होता है, इसीलिए वो टायर जो है उसी मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा फ्रिक्शन ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, घिसते नहीं है, और इतना उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कि वो स्लिप भी नहीं होते, ठीक है। तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है काफी लो है, जिसकी वजह से हम इजिली अपने व्हीकल्स को चला पा रहे हैं। तो ये मेथड्स है हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है थ्रेडिंग ऑफ टायर्स। थ्रेडिंग क्या होता है, ये जो डिजाइन होते हैं,
जिसपे बने हुए होते हैं, इसे कहते हैं थ्रेडिंग्स। तो टायर्स के पास देखा होगा डिजाइन होते हैं, कुछ टायर्स में बहुत ज्यादा, जैसे ट्रैक्टर, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर काफी ज्यादा, है ना, डीप ग्रूविंग करी होती है, यानी बहुत ज्यादा डीप डीप थ्रेडिंग्स होती है। एक ऐसे जा रहा होता है, फिर दूसरा ऐसे, और बीच में काफी गैप होता है। इसीलिए जो वो ट्रैक्टर होता है वो कीचड़ या मड के अंदर से भी बहुत इजीली निकल जाता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या कर गया, वो फ्रिक्शन वहां पे वो रिड्यूस नहीं होता उसका, तो वो ग्रिप बना के रखता है। ठीक है, दूसरा मेथड है, जैसे रेनी डे होता है तो कई बार क्या होता है कि मड होती है या स्लिपरी हो जाता है जो कच्ची जगह है, तो वहां पे स्लिप होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर सूखी हुई मिट्टी डाल देते हैं या उसके ऊपर रेत फैला देते हैं, है ना, ड्राई रेत उस पर फैला देते हैं, जिससे क्या होगा, उस केस में वहां का जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और कोई भी इंसान या व्हीकल जो है वो गिरने से बच जाएगा। तीसरा है सैंड इज थ्रोन ऑन ट्रैक कवर्ड विद स्नो। जहाँ स्नो हो जाती है तो वहां भी क्या करते हैं, उसके ऊपर सूखी रेत, मान लो कोई रास्ता है उसके ऊपर स्नो जम गई है ना, स्नो आई है, लोगों के चलने की वजह से वहां पे स्नो जो है उसने एक लेयर बना दिया, अब स्नो की वजह से हो गया वहां पे फ्रिक्शन खत्म, तो वहां पे क्या करते हैं, सेम वहां पे मिट्टी सैंड को फैला देते हैं, फैलाने की वजह से क्या होगा, सैंड उस स्नो का जो फ्रिक्शन जो रिड्यूस हुआ था उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, फिर चलने में वो दिक्कत हमें वहां पे नहीं रहेगी। तो ये हो गया फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के मेथड। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉन रोलर। ठीक है, लॉन रोलर क्या होता है, तो लॉन रोलर आपने देखा होगा, जैसे क्रिकेट पिच होती है उनको फ्लैट करने के लिए एक सिलेंड्रिकल रोलर को आगे पीछे घुमाया जाता है, या घास काटने के लिए भी जो यूज करते हैं, देखा होगा मशीन होती है इसको लेके चलते हैं, तो वो हो गया लॉन रोलर, या सिंपली बॉडी भी हमको कह सकते हैं। मैं तो यहाँ पे लॉन रोलर का किस ले रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि लॉन रोलर को पुश करना ज्यादा इजी है या उसको पुल करना ज्यादा इजी है, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है किसी बॉडी को पुल करना इजी है या पुश करना इजी है। तो इस टाइप से जो है आपके सिलेबस में बहुत कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको जरा समझते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट हम लेंगे पुलिंग अ लॉन रोलर। ठीक है, चलो ये है हमारे पास, इसका साइड व्यू है, ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, पुल कर रहे हैं तो पुल कैसे करेंगे हम इसको, ऐसे फोर्स लगेगी एफ ऐसे। ठीक है, इसका वेट एक्ट करेगा नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन हो गया r, फोर्स जो लग रही है ये हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे लग रही है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए फोर्स ऐसे लगा रहे हैं जैसे ट्रॉली बैग है, हम उसको खींच के लेके जाते हैं, फोर्स तो ऐसे लगती है उसमें, है ना, ऐसे एंगल पे, बट वो जाता है कैसे, हॉरिजॉन्टली, तो हमें इसका फोर्स का वो कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। ये हो गया f cos थीटा और ये हो गया f sin थीटा। अब इसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो ये है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी, ऐसे। अब देखिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे जो r है और प्लस f sin थीटा है, ये दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं mg को, तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आ गया, mg प्लस f sin थीटा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो होता है म्यू के r के बराबर, तो यहाँ r की वैल्यू आ रही है mg प्लस f sin थीटा। ठीक है, mg प्लस f, तो ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुल। अब हम सेकंड केस लेते हैं, पुशिंग अ लॉन। अब हम यहाँ पे करेंगे पुश, तो पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को करा पुल, ठीक है, उसका फ्रिक्शन आ गया ये। अब सेकंड में देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितनी आती है। ठीक है, ये हो गया सेंटर, ये हमने ये फोर्स लगा दी पुश फोर्स, जिसका इफेक्ट ऐसे रहेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर। इसके कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गया इसका वेट mg, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया एंगल के साथ वाला f cos थीटा। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हो गया अपने पास f sin थीटा। अब यहाँ से जो नया नॉर्मल रिएक्शन को r डैश दे देते हैं नाम, तो r डैश आ रहा है अपने पास mg प्लस f sin
थीटा, क्योंकि ये ऊपर अकेला आर एक्ट कर रहा है, नीचे ये दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको ले लेते हैं हम एफ डैश, तो म्यू के इक्वल्स टू एफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू आर, ठीक है। आर डैश की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, म्यू के एज इट इज, आर डैश की वैल्यू आ रही है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास एफ के डैश। अब यहाँ पे म्यू के दोनों के पास है एम जी, लेकिन इसमें एम जी में यहाँ पे प्लस हो रहा है एफ साइन थीटा, और यहाँ सॉरी यहाँ पे हो रहा था यहाँ गलती हो गई, यहाँ होगा माइनस, ये देखिए यहाँ होगा ये माइनस, ठीक है। इसको ठीक करते हैं, ठीक है, ये हो रहा है यहाँ, इसको भी ठीक करते हैं। ये देखें, ये एफ साइन थीटा हो जाएगा तो माइनस, और यहाँ भी हो गया माइनस, यहाँ आ रहा है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और वो आ रहा है एम जी प्लस एफ साइन थीटा। उस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा आएगी, क्लियरली दिख रहा है क्योंकि वहां पे वैल्यू ऐड हो रही है। इट मींस फ्रिक्शन फोर्स जो एफ के डैश है वो ज्यादा होगा एफ के से। अब एफ के डैश जो है वो है पुश के केस में, इट मींस पुश के केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर ज्यादा लग रही है तो हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। तो किस केस में इजी है मूव कराना, तो पुल कराना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू पुश कराना, तो दैट्स व्हाई पुलिंग अ लॉन roller is easier to push it, तो लोन रोलर को पुल करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू पुश करना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अब लोन रोलर है, वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू पुश इट, ठीक है। क्योंकि पुश की वजह से क्या लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रही है और इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कम लग रही है, क्लियर। चलो इसको नोट करो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर किया है, क्या छोटा सा लेक्चर था, हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज फ्रिक्शन के कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कराने में कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा, यानी कौन सी फोर्स ज्यादा रहेगी, ये हमने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आगे के टॉपिक के को, जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।